हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम जो पहले हमने ऑलरेडी बैंकिंग का कुछ देखा है, हमने आरबीआई के बारे में और कितने तरह के बैंक्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सबको हमने ऑलरेडी हमने वीडियो में देखा है। ये प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखें आप। बैंकिंग सिस्टम को लेकर के हमने डिटेल वीडियो एक सीरीज हम बना रहे हैं जिसमें आपको बैंकिंग का हर चीज़ जो है कवर हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो उसको आप जरूर हल कर पाएंगे, उसको सॉल्व उसके बारे में आप लिख पाएंगे। तो उसी के बारे में प्रीवियस वीडियो था। आज इसमें जो हम 3 वीडियोज करेंगे, 3 लेक्चर होगा जो कि बैंकिंग रिफॉर्म्स पे फोकस होगा आने वाली। अभी इस वीडियो में हम प्री इंडिपेंडेंस और आपका जो 1991 के पहले जो है बैंकिंग सिस्टम क्या था, क्या क्या रिफॉर्म्स किया गया, नेशनलाइजेशन उसको हम देखेंगे। एसबीआई का नेशनलाइजेशन जो हुआ था आपका, और एसबीआई सब्सिडियरी का जो मर्जर हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, मर्जर जो हुआ, उसका बेसिकली बेनिफिट क्या था, उससे क्या हासिल हुआ, तो इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे के 2 वीडियो में बेसिकली हम बैंक नेशनलाइजेशन जो है, जो हुआ था 2 बार, आपने सुना होगा न्यूज में, उसके बारे में देखेंगे। उसके उसके क्या कारण थे, क्या रीजंस था, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था, किस चीज के लिए नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट ने किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसको हम देखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट। और लास्ट इसके जो नेक्स्ट वीडियो में, तीसरे वीडियो में बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंदर में हम 2 इंपॉर्टेंट कमिटी, जिसको आपने शायद पढ़ा भी होगा, पहले सुना होगा बहुत बार, नरसिम्हम कमेटी 1 और नरसिम्हम कमेटी 2, दोनों का रिकमेंडेशन देखेंगे, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था और क्या क्या एक्शन जो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या क्या रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया। ये दोनों कमेटी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है अगर बैंकिंग रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें इंडिया में। और भी बहुत सारी कमेटी बनी है, अलग अलग कमेटी बनी अलग अलग समय पर, बट ये 2 कमेटी जो है ओवरऑल बैंकिंग रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कमिटीज बनी है वो स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स पे, कुछ है ना स्पेसिफिक टॉपिक्स पे उनका ज्यादातर फोकस रहा है। तो इन 2 कमेटी को जरूर आप जानें। आपका आंसर अगर लिख रहे हो तो उसमें काफ़ी आपका हेल्प करेगा। बैंकिंग जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इसमें ऐसे भी पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आने वाली ये 2 वीडियो जो है और जो भी वीडियोज है उसको आपको आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ ही साथ आप जो हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस डेली हम करते हैं उसको आप जरूर देखें। सुबह में आधे घंटे में आपका पूरा हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। तो पहला जो आपका स्टार्ट करते हैं हम, इवोल्यूशनरी फेज जो था बैंकिंग का, उसको अगर हम देखें तो बहुत सारे फेजेस से गुजरा है इंडियन बैंकिंग। 3 फेजेज हम इसको बांट सकते हैं। एक तो आपका इंडिपेंडेंस के पहले, और दूसरा इंडिपेंडेंस के बाद। अगर हम देखें तो उसमें 1991 जो रिफॉर्म पीरियड था आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसके पहले का 1947 1991 और 1991 एंड बियॉन्ड जो है, ये 2 बैंकिंग फेजेज में, इन 3 फेजेज में बेसिकली हम बैंकिंग सेक्टर को या बैंकिंग का इवोल्यूशन जो है उसको हम बांट सकते हैं। और भी है, इस फेज में भी आप बांट सकते हैं। बेसिकली बाद में जो मर्जर हमने देखा हाल के दिनों में, नेशनलाइजेशन देखा, नेशनलाइजेशन सॉरी बोल रहा हूँ मैं, आपका जो रिकैपिटलाइजेशन हुआ, आपका पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो स्टार्ट हुआ, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग जिसको हमने ऑलरेडी कवर किया, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको भी हम देख सकते हैं, इसमें बाइफरकेट कर सकते हैं। लेकिन मेजर जो फेजेज हैं वो ये 3 आते हैं आपका। तो प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर एक इंट्रोडक्शन हिस्ट्री अगर आपको जानना हो बैंकिंग सेक्टर का, इंडिया में बैंकिंग कब स्टेब्लिश हुआ, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो पहला बैंक था इंडिया में, जो 1770 में स्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। और उसने 1832 में उसका ऑपरेशन खत्म भी हो गया, वो बंद हो गया, फेल हो गया वो बैंक। इसके अलावा जब ब्रिटिश समय की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी में बेसिकली 3 बैंक्स स्टेब्लिश किए थे जो बड़े बड़े प्रेसिडेंसी थे उस समय में। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बड़े बड़े प्रेसिडेंसी जो थे, बड़े बड़े टाउन जो थे, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, यहाँ पे बैंकिंग इन्होंने स्टेब्लिश की थी। ये 3 बैंक्स, इसको जो प्रेसिडेंशियल बैंक कहा गया। और ये 3 बैंक्स बाद में जाके मर्ज होके 1921 में मर्ज होके एक सिंगल बैंक बन गए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि बाद में नेशनलाइज जब किया गया तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये बैंकिंग था आपका आपका कॉलोनियल टाइम में। उसके अलावा 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे इस बैंक को स्टेब्लिश किया गया था। एक्ट जो है, जो अभी भी इसको, ये एक्ट अभी भी चलता है, इसमें काफी अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, बट ये एक्ट जो है एज इट इज है। 1934 का एक्ट है आरबीआई एक्ट, जिसके अंदर ये आरबीआई गवर्न होता है। तो ये आपका प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग हो गई। अगर और कुछ बैंकों की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस समय में काफी बैंक्स स्टेब्लिश हुए थे, काफी बैंक्स बंद भी हो गए। जो बैंक्स अभी भी हम देख रहे हैं, जैसे कि आपका इलाहाबाद बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये सारे बैंक जो आप देख रहे हैं, ये बैंक जो ज्यादातर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ही स्टेब्लिश किए गए थे। बाद में इनका नेशनलाइजेशन हो गया। वो पहले प्राइवेट सेक्टर
एक तरह से बैंक थे, बाद में नेशनलाइज किया गया इनको, और अभी वो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह काम कर रहे हैं। इसको हम देखेंगे नेशनलाइजेशन के बारे में आगे में। तो प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग सिस्टम की हम बात करें तो कैसा था वो बैंकिंग, उस समय की बैंकिंग सिस्टम कैसी थी, कैसे काम करता था, तो अगर हम देखें तो काफी नया था। बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग थे वहां पर उस समय, तो नया था उनके लिए बैंकिंग सिस्टम। ज्यादातर जो है वो मनी लेंडर्स पे ही वो डिपेंडेंट रहते थे। मनी लेंडर्स जो साहूकार होते हैं, गांव में आपने सुना आज भी बहुत सारे होते हैं, जिससे क्या लोग उधार पे पैसा लेते हैं। तो उस समय ज्यादातर यही था, मनी लेंडर्स सिस्टम था, जिससे जो लोग पैसे उधार लेते थे। लेकिन उसमें क्या था कि वो एक्सपेक्टेटिव था, बेसिकली वो बहुत इंटरेस्ट रेट जो था उनका बहुत हाई रेट इंटरेस्ट था। बहुत बार जो जमीन जो आपने गिरवी रखी है, सामान जो आपने गिरवी रखा है, तो हमेशा के लिए जो आप उनके बंधक हो जाते थे मनी लेंडर के से। अगर आप पैसा ले रहे हैं तो बहुत लोग चुका नहीं पाते थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता था, और उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें गिरवी रखनी पड़ती थी जो आप छुड़ा नहीं पाते थे। तो इससे बचने के लिए बेसिकली बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था। मशीन्स नहीं थी उस समय, टेक्नोलॉजी नहीं था, ह्यूमन एरर्स, ऑब्वियस सी बात है, मशीन नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग बैंकिंग था कि लोग अपने से खुद ही गिनना है सब कुछ। बेसिकली कंप्यूटर नहीं था उस समय चीजें। फीवर फैसिलिटी, जैसे अभी आप देखते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज है, सेविंग्स है, ड्राफ्ट है, चेक्स है, वो सब उस समय नहीं था। और प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल नहीं था। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं बेसिक बैंकिंग उस समय थी इंडिया में। अब हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए उसको अगर हम देखें तो 1991 के पहले का अगर हम देखें तो तीन मेजर रिफॉर्म्स आपका समझ सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन, मर्जर और नेशनलाइजेशन। उसके अलावा दो नेशनलाइजेशन हुए थे आपका 1969 में और 1980 में। इसको हम देखेंगे पोस्ट 1991 में जो रिफॉर्म्स हुआ इकोनॉमिक, एक तो रिफॉर्म 1991 का हुआ। उसके अलावा दो कमेटी जिसको हम लास्ट के वीडियो में देखेंगे, नरसिम्हन कमेटी 1 और नरसिम्हन कमेटी 2। इसको हम डिटेल में आगे के वीडियो में इसको एनालाइज करेंगे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की अगर हम बात करें 1991 के पहले का, तो इसमें जो बेसिकली ये इवोल्यूशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम ग्रोथ किया हमारे देश में अगर हम कहें। नेशनलाइजेशन इसका एक मेजर जो है इस फेज में जो हुआ वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग था। नेशनलाइजेशन क्यों जरूरी था, जैसे कि हमने देखा अभी कि प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग में क्या था कि, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी मनी लेंडर्स पे लोग डिपेंडेंट होते थे। तो साहूकार से थे, उन्हीं से लोग पैसा लेते थे, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। और वो इंटरेस्ट रेट इतना हाई था और एक्सपेक्टेटिव था कि लोग जो है कभी भी उसको चुका नहीं पाते थे। एक्सपेक्टेशन होता था लोगों का, उनकी जो बंधक चीज थी वो गिरवी, बंधुआ मजदूर की तरह उनको काम करना पड़ता था उम्र भर। तो ये सब जो है प्रॉब्लम थी। और और बैंक पुअर पीपुल कुड नॉट अफोर्ड टू टेक बैंक लोन्स ड्यू टू लैक ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल नहीं होने के कारण बैंक से लोन उठा नहीं पाते थे, और बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती थी। इसके अलावा जो बैंक्स थे वो बहुत बार जो है रूरल एरिया में या बहुत सारे एरिया में जो कवर ही नहीं करते थे। तो इस कारण से नेशनलाइजेशन जो है गवर्नमेंट ने किया कि भाई जो छोटे छोटे बैंक्स है या पब्लिक सेक्टर में जो बैंक्स हैं, सॉरी प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक्स काम कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया, अपने अंदर लिया, और उसको डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ा। पहला जो इंस्टेंस था नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का समझ सकते हैं आप बेसिकली कि जो पब्लिक, जो प्राइवेट सेक्टर जो बैंक थे, जो प्राइवेट फैमिली, बिजनेस फैमिली जो बैंकों को चला रही थी, तो उससे छीन करके गवर्नमेंट ने अपने अंडर बैंकों को लिया कि भाई बैंक जो है अब गवर्नमेंट का एंटिटी होगी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाएंगे और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी। ये था नेशनलाइजेशन। तो इसका क्या कारण था ये हमने देखा अभी, आगे भी हम देखेंगे इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। पहला इंस्टेंस जो हुआ था 1949 में, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया और जो सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया। सेकंड जो इंस्टेंस था वो था आपका 1969 में और 1980s में। 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स, 14 कमर्शियल बैंक्स आप कह सकते हैं, जो उसको नेशनलाइज किया गया, उसको गवर्नमेंट ने ओवरटेक किया उसको, और 6 और कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट ने 1980 में अपने अंदर लिया। तीसरा इंस्टेंस अगर हम देखें बैंकिंग का रिफॉर्म्स की बात करें, नेशनलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिफॉर्म्स हुआ इस फेज में 1991 के पहले में। उसके अलावा रीजनल रूरल बैंक गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया 1975 में, जो कि इसको हमने ऑलरेडी कवर किया पहले वीडियो में। आरआरबी को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, सारे बैंक्स को हमने कवर किया है। तो उसमें आप देख सकते हैं रीजनल रूरल बैंक जो है रूरल एरिया के लिए स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो 1975 में इसको स्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा अलग अलग एपेक्स बैंक्स बनाए गए अलग अलग सेक्टर्स के लिए, सेक्टर के ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट ने एपेक्स बैंक यानी कि बड़े बड़े बैंक्स को बनाया जो कि उस सेक्टर को रेगुलेट करेंगे। उस सेक्टर में अगर फाइनेंस की जरूरत है, फंड की जरूरत है, तो वो वहां से वो अलग अलग जगहों से मोबिलाइज करके उस सेक्टर को ग्रोथ के लिए जो पैसा चाहिए वो देंगे। जैसे कि नाबार्ड
जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बनाया गया 1982 में। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1982 में, ताकि एक्सपोर्टर्स को कर्जा दिया जा सके, इंपोर्टर्स को क्रेडिट दिया जा सके। नेशनल हाउसिंग बैंक सेटअप हुआ 1988 में, हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए, मास हाउसिंग को। और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक सिडबी जो स्टेब्लिश किया गया 1990 में, जो स्मॉल इंडस्ट्री जो होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, उसको डेवलप करने के लिए, उसको लोन देने के लिए, उसको क्रेडिट देने के लिए इस बैंक का फोकस रहा। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने एपेक्स बैंक्स बनाए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करते रहे। अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेशनलाइजेशन की। तो नेशनल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो हमने देखा अभी, कि जो प्रेसिडेंशियल बैंक थे उसको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और इसको जो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया 1955 में, और इसका नाम रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी भी हम देखते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर्ड स्टेट ओन बैंक ऑफ 8 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स। तो जो प्रिंसली स्टेट्स में जो बैंक थे, स्टेट बैंक जो थे, उसको इसने एक्वायर किया। और जैसे हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, तो वो सारा जो है इसके एक्वायर करने के बाद इसका नाम के आगे स्टेट बैंक ऑफ लग गया, और वो इसके सब्सिडियरी की तरह काम किया उन्होंने। बाद में अभी जो हाल में हमने देखा 2017 में, ये सारे बैंक्स जो सब्सिडियरी बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और भारतीय महिला बैंक, इसको मर्ज करके एसबीआई बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज हम देख रहे हैं। तो ये हाल ही में ये मर्जर हुआ है आपका। उसके अलावा आफ्टर एक्विजिशन सब्सिडियरी बैंक्स बाय एसबीआई, सब्सिडियरी बैंक्स हैव चीज टू एग्जिस्ट। तो अभी आप देखेंगे सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो पहले हम देखते थे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, या स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, तो ये सब अब नहीं है। तो ये सब सब्सिडियरी थे इसके। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन और मर्जर हमने देखा। बेनिफिट क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट ने क्यों किया, तो ये जो इसलिए किया ताकि एसबीआई को जो है वन ऑफ द टॉप 50 बैंक्स वर्ल्ड का बनाया जा सके। इससे क्या होगा, उसके क्रेडिट उसके पास ज़्यादा होगा, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, इंडिया के प्रोजेक्ट्स को वो हैंडल कर पाएगा, उसको फंड कर पाएगा। और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो इंडिया, जो अगर कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू जो है, वो बाहर में कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, या जो बाकी इंडस्ट्रीज जो है, उनको अगर फंड चाहिए तो उसको भी ये फंड कर सके। ये कारण था। प्रोडक्टिविटी इससे इनहेंस होगी। अगर अलग अलग बैंक अलग अलग है तो एक अगर सिंगल बैंक होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें ज़्यादा वर्कफोर्स होगा। ज्योग्राफिकल रिस्क जो है उसको मिटिगेट किया जा सकेगा। बेसिकली कुछ एरिया में हो सकता है कि बैंकिंग उतनी अच्छी नहीं हो, तो अगर बड़ा बैंक रहेगा तो वो वहाँ पे कैटर कर पाएगा वहाँ के लोगों को। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर को ऑलरेडी विश्वास था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। तो अलग अलग मर्जर हो जाता है तो एक बैंक रेगुलेटर रहेगा, तो उससे लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेजरीज ऑफ एसोसिएटेड बैंक विद द ट्रेजरी ऑफ एसबीआई विल ब्रिंग इन सब्सटेंशियल कॉस्ट सेविंग। तो कॉस्ट सेविंग हम देखते हैं, जैसे कि आपका अलग अलग एटीएम है तो वो स्प्रेड होगा, आपका ब्रांचेज जो है बड़े होंगे, कॉस्ट सेविंग आपका होगा। जो आपको जो अलग अलग सिस्टम करना पड़ा था, अलग अलग बैंकों का अलग अलग सिस्टम था, अलग अलग प्रोफेशन थे, एक ही लेवल पे 10 प्रोफेशनल थे, उसको हम हटा करके अगर सिंगल स्ट्रक्चर करेंगे तो कॉस्ट सेविंग इसमें काफ़ी हुई। और कॉस्ट सेविंग का मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और बैंक जो ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पहला पार्ट बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर के। आगे के वीडियोज हम देखेंगे, इससे पहले सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ दिख जाएगा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। और प्रीवियस वीडियो जो है बैंकिंग सिस्टम का, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर आप प्लेलिस्ट में जा करके वो पूरे वीडियोस को देख सकते हैं, आपको बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा द हिंदू एनालिसिस जो है डेली का आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, हिंदू का एडिटोरियल और बाकी जो न्यूज़ है उसको हमें डिटेल में कवर करते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प होगा। आधे घंटे में आप पूरा न्यूज़ जो है कवर कर पाएंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी को लेकर हमारा वीडियो है, कॉलेजियम सिस्टम हो गया आपका, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया है, उसको भी आप जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।